बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तानी शहरी से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून उज़्मा भारत पहुंच गई है। भारतीय खातून उज़्मा ने बुनेर के ताहिर अली से पसंद की शादी की थी। भारत के डेप्यूटी हाई कमिश्नर भी वाहगा पर डॉक्टर उज़्मा के साथ रहे। तफसीलात जानते हैं अदनान मलिक से। अदनान बताइएगा, ड्रॉप सीन हो गया बिलाखिर? जी, भारतीय खातून डॉक्टर उज़्मा के मामले का ड्रॉप सीन आज हो गया है और वो बिलाखिर वापस भारत रवाना हो गई। डॉक्टर उज़्मा आज सुबह भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जीपी सिंह के हमरा वाघा बॉर्डर पहुंची थी, जहां उसे डिप्लोमेटिक कवर दिलाने की कोशिश की गई। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने यह कहकर ये कोशिश नाकाम बना दी कि उज़्मा आम मुसाफिर के तौर पर पाकिस्तान आई थी और वो बॉर्डर खुलने के बाद आम मुसाफिर की तरह ही तमाम राह से गुजर कर भारत रवाना हो सकेंगी। कागजात की चेकिंग के बाद डॉक्टर उज़्मा को वाघा बॉर्डर क्रॉस कराने की इजाजत दे दी गई और भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जीपी सिंह भी उनके हमरा ही भारत रवाना हो गए हैं। तो जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो दूसरी जानब भारतीय मीडिया की एक जलगार थी जो उसकी कवरेज के लिए मौजूद थी। ताहम उन्होंने सिक्योरिटी हुकाम ने भारतीय मीडिया से भी डॉक्टर उज़्मा की बात नहीं होने दी और ज़राए के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी हुकाम उज़्मा को अहले खाना के साथ जाने की इजाजत देने की बजाय तफ्तीश के लिए अपने साथ ले गए हैं। उज़्मा 1 मई को वाघा बॉर्डर के रास्ते ही पाकिस्तान पहुंची थी, जहां से वो सीधा जिला बुनीर रवाना हुई। बुनीर में उसने ताहिर अली से पसंद की शादी की। बाद में भारतीय हाई कमीशन पहुंचकर उज़्मा ने वहां पनाह ले ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करके मौके पर इख्तियार किया कि ताहिर अली ने उससे जबरदस्ती शादी की है। भारत में उसकी बेटी बीमार है, लिहाजा उसे वापस जाने की इजाजत दी जाए। ताहिर अली का मौक़िफ़ था कि वो खुद पसंद की शादी करने भारत से आई थी। भारतीय हाई कमीशन के हुकाम ने उसे वर्गलाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध के रोज डॉक्टर उज़्मा को की दरख्वास्त पर उसे वापस भारत जाने की इजाजत दे दी है और आज वो भारत रवाना हो गई हैं। भारत रवाना हो गई है। पाकिस्तानी शहरी से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून उज़्मा भारत पहुंच गई है और भारत के डेप्यूटी हाई कमिश्नर भी वाघा पर डॉक्टर उज़्मा के साथ रहे। अदनान मलिक, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर चौक कचहरी में डेंगी सर्वे के डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन का तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज जारी है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का राहगीर से झगड़ा भी हो गया और हाथापाई भी हुई। मजीद तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद बुज़दार से। अहमद, बताइएगा, मुजाहिरीन और राहगीरों का झगड़ा क्यों हुआ, क्या वजह सामने आई? जी, यहाँ पर जो मुजाहिरीन है महकमा सेहत के डेंगू सर्वे के हवाले से इनको भर्ती किया गया था। यहाँ पर कई माह से उनको तनख्वाह न मिलने के हवाले से एहतजाज का सिलसिला यहाँ जारी था। इस एहतजाज का सिलसिला 1 घंटे से जायद हुआ तो धूप पे मौजूद यहाँ पर जो राहगीर हैं उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने रास्ता लेने के लिए यहाँ मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद बहस और तकरार से मामला जो है वो हाथापाई और लड़ाई झगड़े तक पहुँच गई नौबत, और जिसके बाद जहाँ पर एक राहगीर जो है वो जख्मी भी हुआ। और इस झगड़े के बाद जो यहाँ मुजाहिरीन थे इन्होंने एहतजाज चौक कचहरी पर खत्म करने की बजाय महकमा सेहत ऑफिस चले गए और वहां पर जाकर धरना दे दिया, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान है उनकी जानिब से इनके मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाने का जो है वो यकीन दहानी कराएगी, जिसके बाद इन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया है और तमाम जो मुजाहिरीन है वो मुंतशिर हो गए। इनका एहतजाज गुज़श्ता 8 माह से तनख्वाह न मिलने के हवाले से यहाँ पर चौक कचहरी पर किया गया था। जी ठीक है, और अब एहतजाज खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया अहमद बुज़दार अपडेट करने के लिए। आपको लिए चलेंगे बराह रास्त, जहाँ पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त खिताब करें। मुल्क खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात हों तो लोग वहाँ से महीनों गुजरते नहीं हैं, लेकिन अगले ही लम्हे अपने प्यारों को उठाने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए जो आवाम का एक जज्बा होता है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो अहलकार होते हैं उनका जो जज्बा होता है वो भी इस नैरेटिव का हिस्सा है। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी बात हुई कि नैरेटिव एक नहीं होता, ये आप सबको पता है। आप तमाम लोग एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, बुशरा आपा बैठी हुई हैं, लेकिन नैरेटिव्स कंपीटिंग होते हैं और कंपीटिंग नैरेटिव्स जो पब्लिक अफेयर्स में बनते हैं उनके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंडर जो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं वही मजबूत नैरेटिव्स होते हैं, वही सस्टेनेबल नैरेटिव होते हैं और वही कौमों की तकदीर को बदलने वाले नैरेटिव्स होते हैं। इसी तरह मैं कहूँगी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमने देखा मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, कामयाब हुए। आजकल भी रद्दुल फसाद जो कि एक माइंडसेट आइडियोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर एक ऑपरेशन जारी है, बहुत ही ज़्यादा इससे फ़वाइद हासिल हुए। कराची ऑपरेशन हुआ, लेकिन इन तमाम चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करना है उस
नैरेटिव और उस इंटरवेंशन के साथ जो कि माइंड सेट की तब्दीली की बात करें, क्योंकि आप कितने दहशतगर्द जो हैं उसको मारेंगे। जो दहशतगर्द हैं उनका जो स्ट्रैटेजी है वो बच्चे को 5 साल की उम्र से बदलते हैं, उसको 5 साल की उम्र से बंदूक उठाना सिखाते हैं। 5 साल की उम्र में जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको डिस्टॉर्ट करके, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके असल जुज़ियात से हटाकर अपने उस काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बच्चे के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो हम अपने बच्चों को जो कि उस नैरेटिव की तलाश में हैं। अभी खुर्शीद साहब ने जो जितनी एग्ज़ाम्पल्स दी आपके सामने, उन्होंने उस बात से शुरू की जब हम बच्चे थे तो हम ये देखा करते थे। लेकिन जो इस वक्त बच्चे पाकिस्तान के अंदर हैं, जो नौजवान नस्ल है जिसका बहुत बड़ा बल्ज है, उसको भी उस डिसइल्यूजन से निकाल के वो अपना हकीकी नैरेटिव देना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर जब मैंने ऑफिस संभाला तो उसमें एक पूरे जो PTV का चैनल है उसको हम बच्चों के कंटेंट के ऊपर तब्दील कर रहे हैं, ताकि बच्चे, और साथ साथ ये भी कि IT जिस तरह एडवांसमेंट्स हो रही हैं तो वो सारे कंटेंट को उसी तरह ऑनलाइन और डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए उनको तब्दील किया जा रहा है। और वो पूरा एक वो चीज़ जो हम बच्चे को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो उसको कम्युनिकेट भी करना है उस रॉ माइंड को जब वो बच्चा होता है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर ये इंटरवेंशंस करनी होंगी। खाली अगर गवर्नमेंट के ऊपर इन्हिसार रहेगा, गवर्नमेंट सिर्फ इनेबल करती है ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ नैरेटिव्स खुद नशो नमा लें, और तमाम स्टेक होल्डर्स का इकट्ठा होना, एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म के ऊपर या इकट्ठे एक ही ज़बान में बात करना इस तमाम चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं मुख्तसर आखिर में ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो अपना नैरेटिव है वो पाकिस्तान के कौमी सकाफ़त में है, पाकिस्तान के कौमी विरसे में है, पाकिस्तान के अपने लिटरेचर अदब ज़बान में है। और यही वो नैरेटिव है जो पिछले 30-35 साल बिल्कुल खामोश हो गया, साइलेंट हो गया। और वो इसलिए साइलेंट हो गया क्योंकि दूसरे नैरेटिव ने उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। जिस तरह अभी बात हुई एथनिसिटी, हमारा कल्चरल डोमिनेटिंग नैरेटिव जो पाकिस्तान बना उसके 30-35-40 साल जो रहा, उसको एथनिसिटी, इनटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज़म के नैरेटिव ने डोमिनेट किया। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है जिस बात की, जो मैं समझती हूँ, और वज़ारत इत्तलात के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन 4-5 चीज़ों का काम हो रहा है, हम अपने उस आर्टिस्ट को जो पोइट है, राइटर है, एक्टर है, ऐसे किसी आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे जो अपने कलम के ज़रिए, अपनी थॉट के ज़रिए जंग हर वक्त लड़ता रहता है, उसको कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। हम सिर्फ हस्पताल में जब वो बीमार होता है तो उसकी मदद के लिए इमदाद ज़रूर करते हैं, और जब वो वफ़ात पा जाते हैं तो उस वक़्त हम उनको एसेट एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि किस तरह ऐसी इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाई जाए, और जो इस वक्त बनाई जा रही है, आपको कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलेगी जिसमें पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट्स हैं, पोइट्स हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें 40-45 साल फ़िल्म बनी ही नहीं, और ज़ीरो फिल्म 2007 तक कोई पाकिस्तान में फ़िल्म नहीं बन रही थी। हमारा जो सिनेमा हाउसेस थे वो प्लाजाज बन गए, और जो हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स थे, जो टॉलरेंस, अभी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हाइपर है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मैंने पूछा लोगों से कि मैं क्या करूं, तो एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं साइकोलॉजी के, उन्होंने कहा इसको स्पोर्ट्स में डाल दो, उन्होंने कहा इसको म्यूज़िक क्लासेस में डाल दो, उन्होंने कहा इसको ऐसी जगहों पे डालो जो इसके अंदर उस पेशेंस को इनकलकेट करे थ्रू दैट एक्टिविटी। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 30-35 साल ये तमाम इस्लामाबाद में मरियम औरंगज़ेब मुबाहिसे से खिताब कर रही हैं। ना एहतजाज, ना अदालती सरजनिश, ना ही वज़ीर आला की हिदायत, कोई भी कराची के आवाम को लोड शेडिंग की अजियत से निजात ना दिला सका। बहरान के बाद शहर का 25% हिस्सा बिजली की बंदिश और गैर एलानी लोड शेडिंग का शिकार है। जामशोरों में 500 किलोवाट का सर्किट पोल चौथे रोज भी ठीक नहीं हो सका। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डच कंपनी के 500 किलोवाट का सर्किट पोल चौथे रोज भी ठीक नहीं हो सका। NTGC के शॉर्टफॉल से कराची का 25% हिस्सा बिजली की बंदिश का शिकार है और कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है।
शहर के मुतासिरा इलाकों में गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, नाजिमाबाद, नागिन चौरंगी और FB एरिया के इलाके शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया है। एक और अहम मसला कराची का ही आपको बताएं कि हेवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और हाई कोर्ट ने हेवी ट्रैफिक के लिए शहर में 3 रूट्स मखसूस किए थे। फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अभी आपको बताएं, सिंध हुकूमत और IG में इख्तलाफ शदीद हो गए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल की सदारत में पुलिस अफसरान का इजलास जारी है। IG सिंध AD ख्वाजा इजलास में शरीक नहीं है। जीशान शाह से अपडेट्स लेते हैं। जीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वजीर दाखिला सिंध का आज पुलिस अफसरान के साथ, आला पुलिस अफसरान के साथ पहला इजलास उन्होंने तलब किया है। इस इजलास के अंदर DIG सक्कर फरोज शाह, DIG शहीद नजीराबाद अब्दुल्ला शेख, DIG हैदराबाद खादिम रिंद, एडिशनल IG सिंध आफ्ताब पठान, एडिशनल IG CDD सनाउल्लाह अब्बासी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच वलीउल्लाह दल और एडिशनल IG ट्रैफिक खादिम हुसैन भट्टी शामिल हैं। तहम इस मीटिंग में IG सिंध मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमने जराए से इस खबर की तहकीक करने की कोशिश की तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि IG सिंध इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जराए का कहना है कि IG सिंध को चूंकि यहाँ पे इस इजलास में नहीं बुलाया गया था, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई इन्विटेशन नहीं आया तो इसलिए वो एक सेमिनार अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद चले गए हैं। इस वक्त जो ये इजलास जारी है वो अमन व अमान की सूरत हाल, साथ ही साथ रमजान की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास जारी है और जल्द ही वजीर दाखिला सिंह की जानिब से तकरीबन शाम 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कराची पुलिस ऑफिस में। जी, यानी सिंध हुकूमत और IG में इख्तलाफ शदीद हो गए हैं। इजलास हुआ है वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल की सदारत में पुलिस अफसरान का, जिसमें IG सिंध AD ख्वाजा शरीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जीशान शाह, आपने अपडेट किया। और अवाम के लिए रिलीफ की खबर कि नेप्रा ने फी यूनिट बिजली ₹1.96 सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेप्रा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्तों की समाअत की, जबकि चेयरमैन नेप्रा तारिक सदुज़ोई ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्तों पर समाअत की है। CPPA ने फी यूनिट बिजली ₹1.75 सस्ती करने की दरखास्त की। अप्रैल में मजमूई तौर पर 8 अरब 84 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। CPPA बिजली पैदावार पर लागत 51 अरब रुपए रही। ये बताना है CPPA का। फर्नेस ऑयल से 35%, गैस से 22%, LNG से 9% बिजली पैदा हुई, पानी से 23% बिजली पैदा हुई। ये भी नेप्रा नोटिस सामने आया है। एक और अहम खबर, अहम मामला, कोयटा के जिना टाउन से अगवा किए गए चीनी मियां बीवी अब तक बाजियाब ना कराए जा सके। DIG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सरबराही में 3 रुकनी टीम की तहकीकात जारी है। अगवा के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। जबकि तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान अनवारुल हक का कहना है कि कोशिश है कि चीनी जोड़े को कोयटा शहर से बाहर ले जाने में कामयाब ना होने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी जोड़े के अगवा के हवाले से किसी का दावा सामने नहीं आया है। वजीर आजम नवाज शरीफ के गोशवारों का मामला और जियो न्यूज़ ने वजीर आजम के माली साल 2016-2017 के गोशवारों की कॉपी हासिल कर ली है। मुश्तरका तहकीकाती टीम की स्पेशल कमेटीज ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए का ये भी बताना है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद किशकोरी से। जाहिद बताएगा मजीद क्या तफसील है आपके पास, ज़राए क्या कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, जो गोशवारे जमा करवाए गए हैं JIT के साथ, उसमें ये वाज़े तौर पर सामने चीज़ें आ रही हैं कि इस साल नवाज शरीफ के जो मालियत थी, जो ओवरऑल असासाजात थे, उनकी कदर कम हुई है। 1 अरब 84 करोड़ रुपए के टोटल असासाजात बताए गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ सामने ये भी आई है कि 23 करोड़ रुपए हुसैन नवाज की तरफ से अपने बाप को तोहफे के तौर पर भेजे गए हैं और ये रकम बैंकिंग चैनल के थ्रू आई है। और साथ साथ ओवरऑल जो गोशवारे JIT को दिए गए हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब JIT कर रही है अपनी जैली टीमों के साथ, SCCP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक टीम है जो सोर्स ऑफ
गिफ्ट है उसको देख रही है कि गिफ्ट के 88 करोड़ रुपए 4 साल में नवाज शरीफ को उसके बेटे ने भेजे हैं, इन गोशवारों में बताया गया है। और साथ साथ ये चीज़ पहली दफ़ा सामने आई है कि ये सारे गिफ्ट बैंकिंग चैनल के थ्रू आए हैं, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के जरिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, JIT और दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम्स अब इस चीज को देख रही हैं कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और गिफ्ट एक शख्स से हुसैन नवाज अगर नवाज शरीफ को भेजते थे तो फिर दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इशू रेज किया था जब पैनामा केस चल रहा था कि वो नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को भी ये गिफ्ट ट्रांसफर किए थे। तो ये रोटेशन जो गिफ्ट ये रोटेशन जो है वो कैसे हुई? बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी, हमें अपडेट कर रहे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के गोशवारों का मामला। और जियो न्यूज़ ने रवा माली साल 2016-17 के गोशवारों की कॉपी हासिल कर ली है, जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और अब आपको बताएंगे मर्दान यूनिवर्सिटी का अहवाल। मर्दान यूनिवर्सिटी के जिस गार्डन कैंपस में मिशाल का कत्ल हुआ उसे भी 42 रोज बाद खोल दिया गया है। तलबा को मुकम्मल तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत दी गई है। आपको ये भी बताएं कि यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात हैं। पहले दिन तदरीसी अमल शुरू नहीं हुआ, इंतजामिया ने तलबा को वालिदैन के साथ आने की हिदायत की है। आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा काउंसिल्स खत्म कर दी गई हैं। इससे मुताल्लिक एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी एक हफ्ते के बाद खोल दी गई है। इस्लामाबाद में तलबा गिरोहों में झगड़े के बाद यूनिवर्सिटी एक हफ्ता पहले बंद की गई थी। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर यूसुफजई, अपडेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तकरीबन एक हफ्ता बाद जो है वो यूनिवर्सिटी दोबारा तदरीसी अमल शुरू हो चुका है। एग्जाम्स की वजह से यूनिवर्सिटी को दोबारा खोला गया है और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तलबा की जो काउंसिल्स हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इन काउंसिल्स की बुनियाद पर यहाँ पर कायदे यूनिवर्सिटी में आए रोज़ झगड़े हुआ करते थे। इसके अलावा कोई भी सरगर्मी अब नहीं होगी, किसी किस्म की निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मी अब काउंसिल लेवल पर बिल्कुल नहीं होगी। और जो तलबा काउंसिल्स में इन्वॉल्व होंगे उनको यहाँ से जो है निकाल दिया जाएगा। और जो एक हफ्ता कबल यहाँ पर झगड़ा हुआ था उसमें जो नॉमिनेटेड तलबा है उनको और जो बाकी उनके साथ जो उनके साथी थे उनको भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। आज एक अहम मीटिंग होनी है जिसमें वाइस चांसलर, SSP ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आज बैठ के मुस्तकबिल का लाएमल तय करेंगे कि आंदा कायदे यूनिवर्सिटी में इस किस्म के झगड़े और इस किस्म के मामलात ना हो। और मुकम्मल तौर पर पाबंदी है किसी भी सरकारी किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी और कौंसल लेवल की जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया याज़ अकबर यूसुफजई अपडेट के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज की, जिनका कहना है कि इमरान खान हेर फेर में रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अदालत में जाली मनी ट्रेल दाखिल करवाई, हम सुप्रीम कोर्ट में इनके झूठ बेनकाब करेंगे। वो इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। वो दिन सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके अपने स्टेटमेंट से इनके बड़े बड़े झूठ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय मेरे पे तनकीद करने के ऊपर कोई मेरे के ऊपर भी कोई ऐसी बात लाए ना कि मैंने कोई ऐसी करप्शन की हो या ऐसी कोई बात की हो, वो तो है नहीं। तो अब अजीब अजीब तरीके से कभी कोई बहाना लेके कभी कोई बहाना लेके मेरे पे वार करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं जिसमें इमरान खान कहता था कि जब मैंने ये इशू उठाया तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, ब्लैकमेल करने के लिए केस बना रहे हैं। अब जबकि मैं इनको बेनकाब कर रहा हूँ, इनका असली चेहरा आवाम के सामने ला रहा हूँ, तो अब ये मेरे खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ तनकीदी जायज़ है। जबकि कल तक ये कह रहे थे कि जी इसको वजीर बना दे, ये बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा आदमी। PTI के रहनुमा नईमुल हक कहते हैं नून लीगी झूठ के आखिरी दिन है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट किसी को JIT की राह में रोड़े अटकाने की इजाज़त नहीं देगी। कल उनके साहबजादे ने 2 मेंबरान पर, 2 अरकान पर, इस JIT के 2 अरकान पर जो एतराज़ किया था उसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ये JIT को नाकाम बनाया जाए और ये 60 दिन में अपनी तफ्तीश मुकम्मल ना कर सके। JIT ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बड़ा सख्त और बड़ा इंडिपेंडेंट और बड़ा न्यूट्रल रवैया अपनाया है। वो सबको बुला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो तमाम वो लोग जो पानामा स्कैंडल में शामिल थे या पानामा स्कैंडल को छुपाने में शामिल थे,
ان کو GIT बुलाकर एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेगी। आपको बताएं कि GU न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तान में साइबर क्राइम का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। गुज़श्ता साल अगस्त में कौमी असम्बली ने साइबर क्राइम का कानून पास किया था। 22 सितंबर 2016 में FIA को साइबर क्राइम के केसेस की तहकीकात का इख्तियार दिया गया। समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को फरोग मिल रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारतीय फौज का कश्मीरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली में मुलव्वस है। साथ ही साथ तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मजीद ये भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को मजहबी फराइज की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपील की कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ LOC के दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन पर फायरिंग की गई।